मैं हरिदास मीणा, राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय कन्या कॉलेज धौलपुर। आज हम बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र में अरस्तु का अध्ययन करेंगे और अरस्तु में भी अरस्तु के राज्य संबंधी विचारों पर चर्चा करेंगे। अरस्तु के राज्य संबंधी विचार इस प्रकार से हैं। नंबर पहला, राज्य की उत्पत्ति और विकास। अरस्तु अपने गुरु प्लेटो की भांति सोफिस्ट वर्ग के इस विचार का खंडन करता है कि राज्य की उत्पत्ति समझौते से हुई है। उसका अपने नागरिकों की शक्ति पर कोई वास्तविक अधिकार नहीं है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति अपनी प्रकृति से ही एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य व्यक्ति की इस प्रकृति का ही परिणाम है। अरस्तु के अनुसार राज्य मनुष्य की सामाजिकता का परिणाम है। सामाजिक जीवन अन्य जीवधारियों में भी पाया जाता है, परंतु व्यक्ति विचारशील और विवेकशील प्राणी है, इसलिए उसकी सामाजिकता अन्य श्रेणी के जीवधारियों से भिन्न है। यह सामाजिकता मनुष्य की मूलभूत प्रवृत्तियों तथा कुछ विशेष उद्देश्यों पर आधारित है और इसने अनेक स्थितियों से गुजरकर अपना पूर्ण विकास किया है। सर्वप्रथम अरस्तु कहता है कि सर्वप्रथम विवाह पद्धति के आधार पर उसने सबसे पहले सामाजिक संस्था कुटुंब की स्थापना की, जिसमें पति पत्नी, संतान और दास एक साथ रहते हैं। कौटुंबिक व्यवस्था में हमें राज्य का बीज दिखाई देता है, क्योंकि कुटुंब का स्वामी शासक के रूप में कार्य करता है। कुटुंब स्वाभाविक समुदाय हैं, क्योंकि वह संतान उत्पत्ति और शिक्षा की आवश्यकता को पूरा करता है। परंतु व्यक्ति केवल शिक्षा ही नहीं चाहता, उसकी अन्य अनेक भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताएं हैं। इसलिए कुछ कुटुंब मिलकर गांव का निर्माण करते हैं। गांव के द्वारा व्यक्तियों के परस्पर झगड़े निपटाने और उनके सामूहिक जीवन व्यतीत करने का प्रबंध किया जाता है। लेकिन ग्राम भी व्यक्ति की सभी भौतिक, बौद्धिक और नैतिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता। अतः ग्रामों के सम्मिलन से नगर राज्य का जन्म होता है। राज्य सुरक्षा और न्याय प्रदान करने की आवश्यकता ग्राम की तुलना में अधिक अच्छे प्रकार से पूरी करता है और यह व्यक्ति की बौद्धिक एवं नैतिक शक्तियों को भी अधिक अच्छे प्रकार से विकसित कर सकता है। अतः नगर राज्य व्यक्तियों का अंतिम और पूर्ण एवं श्रेष्ठतम समुदाय है। इस प्रकार अरस्तु के अनुसार कुटुंब से ग्राम बने और गांव से राज्य अस्तित्व में आए। उसके द्वारा दी गई राज्य की परिभाषा यही बताती है कि राज्य कुलों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति कराना है। अरस्तु अब राज्य की कुछ विशेषताएं बताता है और राज्य के स्वरूप पर चर्चा करता है। उसने राज्य का स्वरूप और उसकी विशेषताओं को इस प्रकार से शीर्षकों में बांटा है। राज्य की पहली विशेषता है राज्य स्वाभाविक समुदाय है। अरस्तु का विचार है कि मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य एक स्वाभाविक समुदाय है। राज्य मानव के भावात्मक जीवन की अभिव्यंजना है और इससे अलग रहकर व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। राज्य परिवार का ही बृहद रूप होने के कारण यह भी वैसे ही स्वाभाविक है जैसे कि परिवार। व्यक्ति के विकास का जो कार्य परिवार में प्रारंभ होता है, उसकी पूर्ण सिद्धि राज्य में ही कही जा सकती है। इस प्रकार राज्य सामाजिक जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है। जैसा कि विद्वान सेवाइन ने कहा है कि जिस प्रकार बंजू फल के लिए बंजू वृक्ष में विकसित होना स्वाभाविक है, उसी प्रकार मानव प्रकृति की उच्चतम शक्तियों का विकास राज्य में होना स्वाभाविक है। राज्य स्वाभाविक होने के साथ साथ मनुष्य के लिए आवश्यक भी है। व्यक्ति के लिए राज्य का अस्तित्व उतना ही आवश्यक है जितना कि परिवार का। परिवार में व्यक्ति की कुछ भावात्मक और कुछ आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं। ग्राम इनके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, परंतु मनुष्य का पूर्ण बौद्धिक और नैतिक विकास राज्य में ही संभव है।
इस प्रकार अरस्तु अपने इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि राज्य का उदय जीवन के लिए हुआ है और सज्जीवन के लिए उसका अस्तित्व बना हुआ है। दूसरी विशेषता है राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। अरस्तु ने राज्य के प्रश्न पर विचार करते हुए कहा है कि राज्य व्यक्ति से पूर्व का संगठन है। ऐसा कहने में अरस्तु का तात्पर्य यह नहीं है कि ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले हुआ, वरन उसके कहने का अभिप्राय यह था कि मानसिक और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से राज्य का जन्म पहले ही हो चुका था। यह कैसे हुआ, इस संबंध में यह कहा जा सकता है कि राज्य एक पूर्ण समुदाय है, व्यक्ति केवल एक तत्व है। पूर्णता पहले आती है, इसके बाद में अंग। इसलिए राज्य व्यक्ति से पूर्ववर्ती है। मनुष्य के बौद्धिक विकास की पूर्ण कल्पना के रूप में राज्य का जन्म व्यक्ति, परिवार और ग्राम के अस्तित्व से पूर्व हो चुका था। अरस्तु का कहना है कि समय की दृष्टि से परिवार पहले है, परंतु प्रकृति की दृष्टि से राज्य पहले है। इसका तात्पर्य यह है कि राज्य अधिक विकसित है और उस बात को अधिक अच्छी प्रकार से व्यक्त करता है जो समाज के भीतर छिपी रहती है। तीसरी विशेषता है राज्य सर्वोच्च समुदाय है। परिवार, ग्राम और राज्य ये सभी विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं। प्रत्येक समुदाय की स्थापना किसी प्रकार की अच्छाई या श्रेष्ठता की प्राप्ति के लिए की जाती है। परिवार व ग्राम आदि अनेक अन्य समुदायों का उद्देश्य किसी विशिष्ट या हीनतर अच्छाई की प्राप्ति करना है, परंतु राज्य का उद्देश्य सर्वोच्च अच्छाई, हाईएस्ट गुड की प्राप्ति करना है। अतः स्वाभाविक रूप से राज्य समुदायों का समुदाय मात्र ही नहीं वरन वह सर्वोच्च समुदाय है। राज्य मनुष्य की सामाजिक प्रवृत्ति के विकास की चरम सीमा है। वह व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विकास का पूर्ण विकास राज्य के अंतर्गत ही संभव है। इस प्रकार राज्य सर्वोच्च समुदाय है और अन्य सभी समुदाय इसके अंग में लिपटे हुए हैं। चौथी विशेषता, राज्य का स्वरूप जैविक है। अरस्तु ने राज्य के स्वरूप की जैविक धारणा को माना है। उसके अनुसार राज्य विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बना हुआ एक संपूर्ण सावयव है। व्यक्ति और समुदाय इसके अंग हैं। जिस प्रकार शरीर के अंगों का समस्त महत्व मानव जीवन पर निर्भर करता है, उसी प्रकार व्यक्तियों और समुदायों का जो कुछ महत्व है वह सब राज्य की जीवन देने वाली शक्ति के कारण हैं। राज्य के अभाव में ये सब जड़ हो जाएंगे और इनका विनाश हो जाएगा। व्यक्ति राज्य के सदस्य के रूप में अर्थात राज्य में रहकर ही अपना विकास कर सकता है। इसलिए राज्य का स्वरूप जैविक है। पांचवी है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है। अरस्तु का विचार है कि राज्य सभी वस्तुओं के विषय में आत्मनिर्भरता की पराकाष्ठा तक पहुंचा हुआ संगठन है। आत्मनिर्भरता का तात्पर्य सामान्यतः अपनी सभी आवश्यकताएं स्वयं में पूरी करने से लिया जाता है। परिवार तथा ग्राम के द्वारा व्यक्ति की भौतिक आवश्यकता की पूर्ति आंशिक रूप से की जा सकती है। राज्य ही एकमात्र ऐसा संगठन है जो इन आवश्यकताओं की पूर्ण करने में एक सक्षम संगठन है। इसके साथ ही राज्य व्यक्ति की प्रकृति की उच्चतम आवश्यकताएं, उसकी बौद्धिक तथा नैतिक आवश्यकताएं भी पूरी करता है। अतः राज्य में व्यक्ति को किसी प्रकार का अभाव नहीं रहता और इसी कारण उसे आत्मनिर्भर संगठन कहा गया है। अंतिम है, नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है। अरस्तु के लिए प्लेटो की भांति नगर राज्य सर्वाधिक श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन था। यद्यपि उसके जीवन काल में ही फिलिप ने यूनान के नगर राज्यों का अंतर कर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी, लेकिन अरस्तु ने इन साम्राज्यों के संबंध में बिल्कुल ही विचार नहीं किया। उसने भविष्य में निर्मित राष्ट्रीय राज्यों का ही कल्पना नहीं की, जो कि नितांत स्वाभाविक था। उसने तो अपने आदर्श राज्य का चित्रण एक नगर राज्य के रूप में किया है। अरस्तु का यह नगर राज्य समस्त विज्ञान, कला, गुणों और पूर्णता में एक साझेदारी है। अरस्तु राज्य के उद्देश्य और कार्य। अरस्तु का कथन है कि राज्य व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा के लिए अस्तित्व में आया है और सजीवन के लिए अस्तित्व बना हुआ है। अरस्तु के अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है। इसका कार्य केवल बुरे कार्यों अथवा अपराधों को रोकना ही नहीं,
वर्ण मानव को नैतिकता और सद्गुणों के मार्ग पर आगे बढ़ाना है। इस प्रकार राज्य का उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाना और व्यवहार में उसके द्वारा वे सभी कार्य किए जाने चाहिए जो इस लक्ष्य की प्राप्ति में सहायक हों। संक्षेप में अरस्तु राज्य के ये कार्य मानता है जो प्रमुख हैं। अब पहला, अपने सदस्यों के लिए पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की व्यवस्था करना। दूसरा, व्यक्ति की श्रेष्ठ प्रवृत्तियों को श्रेष्ठ कार्य की आदत के रूप में विकसित करना। तीसरा, अपने सदस्यों की प्राकृतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करना। चौथा, व्यक्ति को ऐसे साधन और वातावरण प्रदान करना जिसमें वे अपना शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक विकास कर सकें। पांचवा, इसका लक्ष्य सर्वोच्च शुभ की प्राप्ति कराना है। इस प्रकार से राज्य के बारे में अरस्तु के व्यापक विचार देखने को मिलते हैं, जो अरस्तु से पहले और बाद में भी ऐसा जो दिया गया था वर्णन, अरस्तु ने इसमें व्यापक रूप से राज्य पर चर्चा की है। आज इतना ही, धन्यवाद।